नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के बारे में। मैं सुलोचना मीना से आचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार, सरल व्यवहार तथा कर्मठता के लिए प्रसिद्ध थे और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना रास्ता निकालने की कुशलता प्राप्त की थी। पंडित जी का जन्म राजस्थान में जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर धनकिया गांव में उनके नाना श्री चुन्नीलाल शुक्ल के घर में हुआ था। उनके नाना धनकिया के स्टेशन मास्टर थे। उनके पिता श्री भगवत प्रसाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। पंडित जी के माता पिता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके मामा श्री राधा रमन शुक्ल ने किया, जो राजस्थान में गंगापुर स्टेशन पर फ्रंटियर मेल के गार्ड थे। इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बचपन जो था वो अपने नाना के घर में बिताया था। पंडित दीनदयाल ने बचपन से ही अपने प्रति कठोरता बरतने और ध्यान एकाग्र करने का मंत्र ग्रहण कर लिया था। इसलिए पंडित जी ने राजस्थान में सीकर के कल्याण हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा दी और अजमेर बोर्ड में प्रथम श्रेणी में रहकर प्रथम श्रेणी में बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और इसके बाद में उन्होंने विद्यालय में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते और उसके 2 साल बाद राजस्थान में पिलानी के बिरला कॉलेज में इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और वहाँ भी उन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले। और इसके बाद में कानपुर के स्नातक धर्म कॉलेज में गणित विषय लेकर बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और कॉलेज शिक्षा उन्होंने छात्रवृत्ति के बल पर ही पूर्ण की थी। इस तरह से 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और उत्तर प्रदेश में प्रचारक के रूप में अपना कार्य करना शुरू कर दिया। संघ पर प्रतिबंध लगने के कालखंड में उन्होंने 5 जने साप्ताहिक तथा स्वदेश दैनिक पत्र का संपादन कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त पंडित जी ने सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य नामक 2 पुस्तकें भी लिखी। और हम देखते हैं कि किस तरह से पंडित दीनदयाल वो संघ का कार्य करते हुए उस स्थान पर राजनीतिक कार्य में उन्होंने रुचि नहीं लेते थे, परंतु वो कार्य के प्रति अपना जो कार्य है कर्म है वो बहुत कर्तव्य निष्ठा से करते गए और आगे बढ़ते गए। उनके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना उनका स्वभाव बन गया था। और हम उनके बारे में आगे उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की जो रचनाएं थी वो लिखी उस दौरान। पंडित जी की रचनाएं अपने अल्पकालीन जीवन में राष्ट्रीय जीवन व राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित कई लेख और पुस्तकें लिखी। यद्यपि राष्ट्र की विचार प्रक्रिया में पंडित जी का विपुल व गतिशील योगदान था और उसकी तुलना में उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है और उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रधर्म प्रकाशन, जगत गुरु शंकराचार्य राष्ट्रधर्म प्रकाशन में प्रकाशित हुई, जनसंघ सिद्धांत और नीति, अखंड भारत, बेकारी की समस्या और उसका हल, टैक्स या लूट, विश्वासघात, राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं। इस तरह से उनकी कई सारी रचनाएं थी। इसके अतिरिक्त भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको उन्होंने लिखा था। और जब हम बात करते हैं उनके आर्थिक चिंतन के बारे में, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भारतीय आर्थिक चिंतन में उन्होंने भारतीय संस्कृति के अर्थ के बारे में बात की, धन का मनोविज्ञान, स्वामित्व का सवाल उन्होंने उठाया, आर्थिक लोकतंत्र, भारी औद्योगिकरण का निषेध, मनुष्य और जीवन विकेंद्रीकरण, अर्थव्यवस्था। इस तरह से बहुत सारे विषय थे जिन पर उन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए हैं। भारतीय संस्कृति के अर्थ में अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में धर्म को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। चाणक्य ने भी इस कथन के अनुसार धर्म अर्थ के बिना धर्म नहीं टिकता और इस तरह से उन्होंने लिखा था और दीनदयाल जी उसका अनुसरण करते थे। और उनका कहना था कि
भारतीय ढंग में सदा से ही धर्म का वर्चस्व रहा है। मजहब और धर्म को इस ढंग से आर्थिक नवनिर्माण के नक्शे तैयार करने की ज़रूरत है ताकि आगे हम बढ़ सकें, और श्रम को धर्म का पहला लक्षण बताया। अतः श्रम का अधिकार देना राज्य का मूल कर्तव्य होता है। इसी प्रकार मनुष्य को श्रम करने के लिए यह अधिकार देना राज्य का मूल कर्तव्य है। अतः श्रम का अधिकार मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। राज्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दे। इन अवसरों में किसी प्रकार का भेदभाव न जाति का, न रंग का, न लिंग का होने दे। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जो योजना उन्होंने बनाई थी उसका उद्देश्य भी सभी व्यक्तियों को काम दिलाना होना चाहिए, और इस आधार पर दीनदयाल उपाध्याय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में सदैव ही आग्रह करते रहे और अपने आयोजन लक्ष्य घोषित करना सबको काम मिलना चाहिए। उनका लक्ष्य था कि सब व्यक्ति काम करें, सब व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए। और इस तरह से जो धन का मनोविज्ञान उन्होंने दिया, धन का अभाव मनुष्य को, उनका कहना था कि धन का अभाव जो है मनुष्य को चोर बनाता है, और अभाव में के लक्षणों में कई जो की गई चोरी को उन्होंने शास्त्रकार अपराध नहीं माना, बल्कि उसको आप धर्म की संज्ञा दी। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर धन के अभाव में मर्यादाओं को भंग करता है तो उसको उन्होंने अपधर्म की संज्ञा देकर उसके व्यवहार को उचित ठहराया है। अर्थात हम देखते हैं कि यदि धर्म के अभाव में की गई आपत्ति बने, अगर धर्म के अभाव में किसी व्यक्ति पर आपत्ति आती है और वह चोरी को ही अपना धर्म बना लेता है, तो इसको उन्होंने आप धर्म कहा है। और इस तरह से जो धर्म के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए, और उन्होंने कहा कि समाज के जो मानदंड ऐसे बनाए जाने चाहिए कि हर वस्तु पैसे से ना खरीदी जा सके, बल्कि शरीर जो है पैसे से ही मूल्य आंकने का परिणाम, अगर हम पैसे से ही खरीदेंगे तो पैसे से मूल्य आंकने का परिणाम हमारा यह होगा कि दुर्बल की रक्षा नहीं हो पाएगी, और शरीर शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का प्रयोग कर धूर्तता से धन कमाकर अपनी रक्षा का मूल्य चुकाएगा, और जो है इस तरह से व्यक्ति जो है वो गलत रास्ते पर चला जाएगा और उसका जो है वो अपना रास्ता भटक जाता है। इसलिए हमें जो है अपना धर्म के प्रति जो अपना अधर्म करने से रोकना चाहिए कि धर्म के अभाव में हम अधर्म ना करें। और स्वामित्व का सवाल के बारे में उनका कहना था कि संपत्ति किसकी है, यह सभ्य समाज का आदिकाल प्रश्न है। संपत्ति का समर्पण समाज चक्र का नियामक मान लेने से इस सवाल की अहमियत और बढ़ गई है। व्यक्तिवाद व समाजवाद की विचारधारक संघर्ष ने इसे नवीन आयाम दे दिया। संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार तथा संपत्ति पर समाज का अधिकार, किसका अधिकार होना चाहिए। उपाध्याय संपत्ति के लिए, स्वामित्व के लिए व्यक्ति व समाज को गलत ठहराते थे, अतः उनका सीधा उत्तर वह नहीं दे पाए। हर व्यक्ति समाज के प्रतिनिधि हैं, अतः समाज की संपत्ति के एक हिस्से पर उसका अधिकार है। पंडित जी व्यक्ति का, उनका कहना था कि समाज जो है पुरुष का अंग है, अतः समाज ही उसकी धरोहर है, इसलिए वे संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति का। उनका कहना था कि व्यक्तिगत संपत्ति के नियमन के लिए उपाध्याय राष्ट्रीय अधिकार को भी स्वीकार करते थे, राज्य अधिकार को भी स्वीकार करते थे, और जहाँ कुछ हाथों में पूंजी के केंद्रीकरण का खतरा है वहाँ राष्ट्रीयकरण को उन्होंने वांछनीय माना था। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जहाँ तक कुटीर उद्योगों का सवाल है खतरा बहुत कम है, लेकिन जहाँ बड़े उद्योगों का क्षेत्र शुरू होता है वहाँ खतरा उत्पन्न होता है। सुरक्षा उद्योगों को राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है, और जो पूंजी उद्योग हैं उनका भी अंतिम रूप से राष्ट्रीयकरण कर देना ही उद्देश्य होना चाहिए। और इस तरह से आगे आर्थिक लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र जो है वो हमारे जो हमें जो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित करता है। लोगों में आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए और इस तरह से उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र का पक्ष लिया और भारी औद्योगिकरण का निषेध किया। उनका कहना था कि भारी औद्योगिकरण से जो है एक केंद्रीय लोगों की बड़े उद्योगों के उत्पादन से केंद्रीकरण के कारण मांग व पूर्ति पर यंत्रवाद जो है वो हावी होने के कारण बड़े उद्योग तानाशाही प्रवृत्ति वाले व अमाननीय हो जाते हैं। उपाध्याय ने अपने विचारों में इस विषय पर कड़ा विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि हमें भारी औद्योगिकरण का विरोध करना चाहिए। वो भारी औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे और हमारे देश को उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी के बल पर औद्योगिकृत नहीं किया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी के राजनीति के अलावा आर्थिक प्रभाव भी अशुभ होते हैं और विदेशी पूंजी का विनियोग स्वदेशी श्रम का शोषण करता है और बड़े उद्योग व विदेशी पूंजी का विनियोग हमारे यहाँ पर पश्चिमी प्रकार के शोषणवादी पूंजीवाद को उत्पन्न करता है। इस तरह से वो हमेशा भारी औद्योगिकरण का उन्होंने विरोध किया था। मनुष्य और मशीन के बारे में उनका विचार था कि जो मनुष्य है वह जो है मशीन पर हावी उनका कहना था कि मनुष्य पर मशीनें कभी हावी ना हो जाए, इसके विरोधी थे। उत्पादन के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले मशीनीकरण के वे विरोधी थे, लेकिन मानव श्रम को सुगम करने के लिए जो उनका कहना था कि मशीनों के वो समर्थक थे। उनका मत है कि एक और मशीन के श्रद्धालु भगत हैं और दूसरी ओर कट्टर दुश्मन भी मौजूद हैं। एक मशीन के अभिनवीकरण के अभाव में ही भारत की गरीबी का कारण मानकर चलते थे और दूसरे अभिनवीकरण की यंत्रीकरण को ही देश का विनाश के लिए जिम्मेदार मानते थे। वास्तव में मशीन न तो मनुष्य का शत्रु है न ही मित्र, यह एक साधन है। इसका उपयोगता ही मशीन को मनुष्य का शत्रु और दोस्त बनाती है। इस प्रकार उपाध्याय न तो मशीन के भगत हैं और न ही विरोधी। मशीन को समाज व अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं होना देना चाहते। उनका कहना था कि मशीन जो है वो मनुष्य और समाज पर हावी ना हो और जब तक समाज व अर्थव्यवस्था पर मशीन हावी हो जाती है उसका केंद्रीकरण के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीकरण से पूंजीवाद को जन्म मिलता है और पूंजीवाद के दोष की जो नुकसान है उनसे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से पूंजीवाद जो है अर्थव्यवस्था पर भारी हो जाता है। और विकेंद्रीकरण की अर्थव्यवस्था पर उनका विचार था कि विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी जरूरी है। इसके लिए उपाध्याय स्वावलंबी बनने के लिए और ग्राम पंचायतों व जनपद व्यवस्था के पक्षधर थे। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम और जनपद होने चाहिए, ऐसा उनका विचार था। गांवों को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन और भारत को उनका कहना था कि ग्राम को जो उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अंततः भारत को उजाड़ने वाले ही सिद्ध होंगे। शहरों व ग्रामों में विषम विकास हमारी राष्ट्रीय अखंडता के लिए घातक होगा। संसाधनों व सत्ता के लिए केंद्रीकरण के कारण हम पूंजीवाद के दुष्परिणाम से बच नहीं सकते, इसलिए हमेशा वह पूंजीवाद के खिलाफ रहे। अतः आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था ही भारतीय परिस्थितियों में हमारे लिए लाभदायक है। इस तरह से देखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आर्थिक विचार थे भारतीय संस्कृति के कारण के अर्थ में, धन के अर्थ में, स्वामित्व, आर्थिक लोकतंत्र, भारत औद्योगिकरण, मशीन और मनुष्य का जो उन्होंने संबंध बताया और विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था पर किस तरह से अपने विचार दिए हैं। और उम्मीद करती हूँ हम सब ने आज इन विचारों पर बात की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।